Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. तो आज का सेशन हम अपने स्टार्ट करते हैं। मैम हफ्सा आप यहाँ मौजूद हैं? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, यू कैन स्टार्ट द क्लास। ओके, तो फर्स्टली कोई मुझे समराइज करे कि कल हमने क्या पढ़ा था, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या क्या याद है, क्या किया था कल की क्लास में? हमने कुछ डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के बारे में, उसके डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो व्हाट आर दोज लेयर्स? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम आई एम कुलसुम। कल हमने ओएसआई नेटवर्क मॉडल्स पढ़े थे। अब उसे उसके साथ लेयर्स भी पढ़े थे: एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। फिर हमने प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज पढ़ी थी, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पढ़ा था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और डीएनएस एंड डीएचसीपी पढ़ा था। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। सही है, सारी चीजें आपने सही बताई। एंड इट लुक्स लाइक यू हैव रिवाइज्ड द सेशन, व्हिच इज गुड। ओके, तो हमने कल जो जो पढ़ा था उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो अक्सा ने कवर कर दिए, अक्सा एंड उम्मे कुलसुम ने। ठीक है, मैं उसको एक और मरतबा समराइज कर देती हूँ। कल हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स जिसकी बेसिस पे इंटरनेट गवर्न करता है। अक्सर आप अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एच टी टी पी जो है वो वेब पेजेस के लिए यूज होता है। टी सी पी आई पी हमने देखा था कि वो डेटा ट्रांसफर के लिए, टी सी पी खासतौर पे डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करना है पैकेट्स में तोड़ तोड़ के, उसके लिए यूज होता है। आई पी जो है वो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उनको अ, उनको एड्रेस असाइन करता है। डीएनएस जो है वो हमारे पास डोमेन नेम सर्विस होता है। यानी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी हम वेबसाइट सर्च करें तो वो वेबसाइट हमारे पास जो सर्वर है उसके अंदर किसी एड्रेस की फॉर्म में स्टोर होती है, लाइक आ फोन बुक जिसमें कॉन्टेक्ट स्टोर होते हैं। आप नाम सर्च करते हैं तो उस नाम से कांटेक्ट आ जाता है, आपके पास कांटेक्ट नंबर आ जाता है। तो इसी तरह से डीएनएस भी उसी की एक उसी तरह से डीएनएस होता है। डीएचसीपी क्या होता है कि ये नेटवर्क में हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उनको नंबर्स असाइन करता है। और उसके अलावा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और हर एक इन सबका हर एक का अलग अलग एक फंक्शन है जो कि उन सेट ऑफ रूल्स को गवर्न कर रहा है। उसके अलावा इन सारे प्रोटोकॉल से मिलकर ये प्रोटोकॉल्स हमारे पास कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं ओएसआई लेयर्स में। ओएसआई लेयर्स या ओएसआई लेयर्स ये हमने पढ़ी थी, लिखी थी कल। इसमें 7 लेयर्स आती हैं, which are application, presentation, session, transport, network, data link and physical layers। ठीक है, तो हर लेयर में एक एक प्रोटोकॉल ऐड हो जाता है और उसके हिसाब से डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, सेंडर साइड पे जब भी हम जाएंगे, मतलब सेंडर अगर कोई डिवाइस कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है, कोई मैसेज सेंड कर रहा है, तो उसके डेटा के साथ हर लेयर के ऊपर एक एक प्रोटोकॉल ऐड हो जाता है, एक एक सेगमेंट ऐड हो जाता है। और उसके बाद फिजिकल लेयर में आने के बाद वो सारे सेगमेंट्स और जो डेटा पैकेट है वो पूरा नंबर्स की फॉर्म में, जीरोस और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो फिर ट्रांसफर होता है नेटवर्क पे। और जब वो रिसीवर यानी कि जो आपका इंटेंडेड डिवाइस है जिसको आपने मैसेज भेजा था वहां तक पहुंचता है, तो हमारे पास बिट्स की फॉर्म में वो वापस बिट्स की फॉर्म में पहुंचता है। और फिर ये जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स की वजह से अलग अलग इसके ऊपर सेगमेंट्स लग गए थे,
वो एक एक करके हर लेयर में रिमूव होता है, और जो ओरिजिनल मैसेज था वो आपके इंटेंडेड डिवाइस या रिसीवर तक पहुंच जाता है. सो दीज वर द layers of OSI मॉडल. ठीक है. अच्छा, एक बात और रिकॉल करने की है, वो ये कि OSI मॉडल जो है वो हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल है. ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है इंटरनेट या नेटवर्किंग में. ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए और इंटरनेट किस तरह से काम करता है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को इजी वे में समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल मॉडल क्रिएट किया हुआ है. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि इसका जो ऑल्टरनेट वर्जन है OSI का, जो प्रैक्टिकल वर्जन है, जो जिसकी बेसिस पे पूरा इंटरनेट वर्क कर रहा होता है, सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस वर्क कर रहे होते हैं, वो क्या है. अच्छा, ये एक और चीज मैं इसको फिर दोबारा से कह रही हूँ कि OSI को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे. सो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लें तो आपको हर लेयर को याद करने में, हर लेयर का नाम याद करने में आसानी हो जाएगी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू आवर टुडेज टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे TCP IP मॉडल के बारे में. सो क्या होता है TCP IP मॉडल, किसी को अंदाजा है? You can make a calculated guess. आज मुझे बात ट्रांसमिशन सेंटर जी. ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है. अच्छा, ओके. TCP का जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो आज हम एक मरतबा फिर से उसको रिविजिट करेंगे. ठीक है. TCP प्रोटोकॉल अलग है और TCP IP मॉडल अलग है. ठीक है. TCP IP मॉडल, अभी हम पूरा मॉडल पढ़ेंगे, वो भी एक OSI मॉडल की तरह का एक मॉडल है. ठीक है. लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो वो सिर्फ सेट ऑफ रूल्स है. और अगर हम TCP IP मॉडल की बात करें तो वो एक पूरा फ्रेमवर्क है, या पूरा एक मेथोडोलॉजी है जिसकी बेसिस पे इंटरनेट वर्क करता है. ठीक है. तो आज हम ये पूरी मेथोडोलॉजी पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट जो प्रैक्टिकली डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ओवर द इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क पे, वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं. अच्छा, TCP IP मॉडल को फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, और जितना भी इंटरनेट बेस्ड करता है, जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितना भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या फोन हो, डेस्कटॉप हो, या दूसरा कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, और या फिर अगर हम लार्ज एंड ऑर्गेनाइजेशंस की साइड पे देखें, ऑफिसेज की साइड पे या बिजनेसेस की साइड पे, तो वहाँ पर बहुत बड़े वहाँ पर डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें सर्वर्स रन कर रहे होते हैं. तो वो सारी चीजें, ये सारे डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं और किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये हम इन सारी चीजों को गवर्न कर रहा होता है TCP IP मॉडल. ठीक है. तो ये TCP IP मॉडल भी OSI मॉडल की तरह एक लेयर्ड नेटवर्क फ्रेमवर्क है, जो कि कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है और बताता है कि हर लेयर में क्या क्या काम होना चाहिए और किन किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए. सो इट इज अ 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर. OSI मॉडल में कितनी लेयर्स थी? सेवन। ओके, इकरा, क्या अक्सर सही कह रही है? 7 लेयर्स थी या 8 लेयर्स थी? हेलो इकरा. मैम यस. इतना का चैट में रिस्पॉन्स आया है.
I am Ikra ma'am. Yes, ma'am. Akshan Sekar. ओके। अच्छा, टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट एंड देन नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इसमें 4 लेयर्स हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ओएसआई मॉडल से ज़्यादा सिंपलर होगा, क्योंकि इसमें ओएसआई से कम लेयर्स हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ये लेयर्स किस तरह से वर्क करती है और ये ओएसआई से किस तरह डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक डायग्राम में कि हमारे पास ओएसआई मॉडल में की 7 लेयर्स आ गई, और एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, और टीसीपी आईपी मॉडल की 4 लेयर्स आ गई दूसरी साइड पे। ठीक है। अब ये जो लाइंस है ना, इनको एक मिनट में एनोटेट कर दूं। या ये वाली जो लाइन है ना, इनको फॉलो करें। इसमें क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये सारी लेयर्स ओएसआई मॉडल की एक ही लेयर के अंदर आ गई टीसीपी आईपी मॉडल में। और वो है क्या? एप्लीकेशन लेयर। मतलब टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर इन ओएसआई मॉडल की इन 3 लेयर्स को कवर कर रही होती है। ठीक है। जो काम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स में हो रहा होता है ओएसआई मॉडल में, वही काम, वो सारे काम सिर्फ एक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, कवर कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम होती है दोनों मॉडल्स में। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल में आती है, जिसको हम टीएसआई टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर कह रहे होते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास 2 लेयर्स हैं जो कि एंड की लेयर्स हैं, बिल्कुल जहाँ पर अ, जो है वो राउटिंग और डेटा ट्रांसफर बिट्स में हो रहा होता है ओएसआई मॉडल में, उसको हम जो है वो एक साथ मर्ज कर देते हैं इंटरनेट सरफेस लेयर में, जो कि टीसीपी आईपी मॉडल की लास्ट लेयर है। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये एक कोर कॉन्सेप्ट है कि टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल से कितना डिफरेंस होता है और क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। सो आगे फिर आप जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में, तो आपको ये जहन में क्लैरिटी होगी कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर देखी कि एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है और डीएनएस होता है। ठीक है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इंटरनेट लेयर में आईपी प्रोटोकॉल होता है। और जो नेटवर्क सरफेस लेयर है, ये क्योंकि फिजिकल केबल्स पे बेस्ड करती है, या फिर इसमें अगर वायरलेस नेटवर्क है तो वाईफाई इस लेयर में आ जाता है, या मैक एड्रेसेस आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इनमें से जो टर्मिनोलॉजीज हमने नहीं पढ़ी हुई है ना, जैसे कि यूडीपी हो गया, इसका क्या मतलब है? जी, अक्सर एंड उम्म कुलसुम, आपको कोई क्वेश्चन है? नो मैम, यूडीपी का ही पूछना है। ओके। नो मैम। So in transport layer we have two protocols, TCP and UDP. टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देख लेते हैं। सो टीसीपी प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें होता ही है कि इट वर्क्स एज ए 3 वे
हैंडशेक जिसमें पहले सेंडर रिसीवर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है सेंडर और रिसीवर के दरम्यान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंडर है, इसने रिक्वेस्ट भेजी रिसीवर को कि भाई मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है ताकि मैं डेटा ट्रांसफर कर सकूं या डेटा को फेच कर सकूं। ठीक है, तो रिसीवर इसको एक्नॉलेज करेगा कि भाई हाँ मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई और अब डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों इन सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो रिसीवर ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजी है कि कनेक्शन ये भी रेडी है डेटा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो सेंडर्स को वापस एक रिक्वेस्ट भेजे एक मैसेज भेजेगा एक्नॉलेजमेंट का, जिसका मतलब होगा कि अब इसके बाद सेंडर इस मैसेज को भेजने के बाद सेंडर जो है वो एक्चुअल मैसेज एक्चुअल जो भी रिक्वेस्ट है इसकी वो आगे ट्रांसमिट करने वाला है। ठीक है, तो वो वाली रिक्वेस्ट जब रिसीवर तक पहुंचेगी तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा कि भाई उस तक रिक्वेस्ट पहुंच गई है और वो आगे से जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा सो टीसीपी टीसीपी मॉडल में क्या हो रहा होता है कि आपके पास पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। उसके बाद जितनी भी आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक सिक्योर और ऑर्डर्ड मैनर में हो रहा है और उसमें अगर कोई डेटा डेटा की बिट या कोई पैकेट मिस भी हो जाए तो क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है और दोनों एक दूसरे की बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में अगर कोई डेटा पैकेट मिस हो जाता है तो वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपस में ट्रांसफर नहीं होता। तो जब इस तरह का कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज ट्रांसफर नहीं होता सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो सेंडर या रिसीवर जिसने भी पहले डेटा ट्रांसफर किया था उसको ये पता चल जाता है कि भाई रिसीवर को वो मैसेज नहीं मिला, तो वो अपना मैसेज फिर दोबारा से ट्रांसफर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी आपके पास जितने भी पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो सारे उनमें जो भी एरर हो या अगर कोई मिस्ड पैकेट हो तो वो ट्रेस हो सकता है और उसको वापस से सेंडर या रिसीवर वापस से सेंड कर सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और क्योंकि पहले हर मैसेज पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होगी और फिर उसके बाद हर मैसेज की एक्नॉलेजमेंट सेंडर रिसीवर के दरम्यान एक्सचेंज होगी, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन क्योंकि इसमें डेटा कहीं पर लॉस नहीं हो रहा तो ये ज़्यादा रिलायबल भी रहता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है कि वेब जब भी आप ब्राउज कर रहे होते हैं तो यानी कि वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता कि आपके पास बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है या कोई इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। ठीक है, आपके पास कोई भी आप वेब पेज खोलेंगे वो पूरा आपको नजर आएगा जिस तरह से वो वेब पेज डिजाइंड है उस पूरे फॉर्म में। इसी तरह से अगर आप कोई ईमेल करते हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो उसमें भी आपको पूरा मैसेज एक साथ डिलीवर हो जाता है और ये ज़्यादा सिक्योर रहता है। ठीक है, इसी तरह फाइल ट्रांसफर्स में भी होता है। अब यूडीपी प्रोटोकॉल देख लेते हैं। यूडीपी प्रोटोकॉल इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता सेंडर और रिसीवर के दरमियान। अगर सेंडर कोई डेटा भेज भी रहा है तो रिसीवर उसको रिसीव पहले सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ना अगर सेंडर ने कोई डेटा भेजा तो उसको ये श्योरिटी नहीं है कि रिसीवर उसको रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, बस डेटा आपस में ये लोग ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन किसी को डेटा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, सो इसमें क्या है कि क्योंकि इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का टाइम नहीं लगता तो ये फास्ट होता है
और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग आ जाती है, जैसे कि अगर कोई यूट्यूब पे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग आप देख रहे हो तो बीच में अगर आपका कनेक्शन लॉस हो जाए तो वो बफर, स्क्रीन बफर होते रहती है, और फिर जो ड्यूरेशन आपकी रह गई है वो छूट जाती है, और जो करंट लाइव स्ट्रीम चल रही है वहां से आप देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। So this is the classic example to remember TCP, the difference between TCP and UDP protocol. इसको देखकर समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? हेलो। Yes, ma'am. Yes. क्या समझ में आ रहा है इसमें? So actually it is, इसमें क्या हो रहा है कि सेंडर, लेट्स सपोज दीज आर द पेरेंट्स, सेंडर एक पेरेंट है और रिसीवर दूसरा पेरेंट है, एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर डेटा, द बेबी, बिटवीन ईच अदर। तो यहाँ पर सेंडर को पता है कि रिसीवर ने बेबी को पकड़ लिया, लाइक इट इज अ सेफ ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सेंडर ने डेटा को वैसे ही हवा में फेंक दिया और उसको रिसीवर का कुछ पता नहीं है, तो रिसीवर इस जगह पर मौजूद नहीं है। अ, तो ये इतना सेफ नहीं होता। ठीक है। मैसेज देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज आईपी प्रोटोकॉल, और ये हमारे पास आता है गेस इंटरनेट लेयर में। या अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कल हमने पढ़ा था, उसको मजीद इलाबरेट करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में होता क्या है। हेलो। किसी को याद है इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है? और शुड आई कॉल द नेम्स? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या गवर्न कर रहा होता है कि कोई भी डिवाइस अगर किसी असल में ये गवर्न कर रहा होता है कि एड्रेसेस किस तरह से, आईपी Protocol एड्रेसेस। handles addressing and routing of data packets. सॉरी, आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। हेलो। ओके। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेस असाइन करने के लिए यूज होता है। यूनिक, हर डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफायर्स असाइन करते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स हैं, विच इज IPv4 एंड IPv6। ओके। ठीक है। IPv4 में क्या हो रहा होता है कि इट इसमें हम एक 32 बिट एड्रेस स्कीम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हर डिवाइस को, जितने भी डिवाइसेस हैं दुनिया में जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको एक एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है। और वो यूनिक एड्रेस जो है वो इन बिट्स पे मुश्तमिल होता है, 32 नंबर ऑफ बिट्स पे। ठीक है। लेकिन ये पहले से यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, मतलब ये वाइड स्प्रेड है दुनिया में, और सिंस बहुत से डिवाइसेस नए
इन्वेंट हो रहे हैं और इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। लाइक अब आपके पास ऐसे अप्लायंसेस भी आते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट, जिनके जिनके अंदर फीचर होते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने का। तो दुनिया में ऐसे अप्लायंसेस की और ऐसे डिवाइसेस की तादाद बढ़े जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो 32 बिट एड्रेस स्कीम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन यूनिक एड्रेसेस को असाइन कर सकता है, उस ये ये बिट स्कीम जो है वो अब खत्म हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है। यानी कि दुनिया में इतना ज्यादा यू कैन से कि डिवाइसेस बढ़ गए हैं कि मजीद डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमने एक और तरह की का आईपी वर्जन निकाला, विच इज IP वर्जन 6। ठीक है, ताकि जितने भी नए डिवाइसेस इन्वेंट हों वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। जो पहला वाला हमारे पास इंटरनेट वर्जन था, IP वर्जन था, उसमें 32 बिट, वो 32 बिट्स लॉन्ग था। जो नया वर्जन है IPv6, वो 128 बिट्स लॉन्ग है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस की लिमिट है, जो कि पहले IPv4 में आ रही थी, वो V6 में ख़त्म हो जाएगी और लिमिटलेस डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ओके, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? बिकॉज वी हैव एंडेड आवर लेक्चर। या अगर आपको अब तक हमने इस वीक में जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं। मैम, जी। आई एम सना और मेरा आपने आपसे ये क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस का हमारी इंटरनेट स्पीड से कोई लेना देना होता है? नो, नहीं होता है, क्योंकि IP एड्रेस जो है वो सिर्फ आपको आपकी लोकेशन, आपके डिवाइस का एड्रेस होता है। वो आपके इंटरनेट से की स्पीड से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर दो डिवाइसेस को एक ही आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो फिर क्या? वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। सपोज ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक राउटर है इस नेटवर्क का, और ये एक दूसरा राउटर है दूसरे नेटवर्क का। इस राउटर के साथ कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इस राउटर के साथ भी कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जो आपका, डू यू नो व्हाट ISP इज? ISP का पता है? तो ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके एरिया में जो भी लोकल वाईफाई नेटवर्क चल रहा है, उसको कहते हैं ISP, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
तो आपके आईएसपी ने आपको कोई आ, आपके घर में जो राउटर लगा है उसको कोई आईपी एड्रेस असाइन किया होगा, ठीक है। और ये लाइक अगर एक जगह पर अगर आईएसपी एक नेबरहुड में बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, तो यानी कि बहुत सारे घरों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हर घर में उसका जो राउटर लगा होगा उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, यस मैम। ओके। आप ये तो ये हो गया आपके घर का राउटर और ये हो गया किसी और घर का राउटर से, ठीक है, आपके नेबरहुड में आपके किसी पड़ोसी के घर का, ठीक है। अब इस राउटर के साथ आपके घर में लेट्स सपोज 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जो कि डिफरेंट राउटर के साथ हैं कनेक्टेड। अच्छा, आप आईएसपी ने जो भी आईपी एड्रेस असाइन किया होगा राउटर को, वो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। अब राउटर के साथ लेकिन आईएसपी को यहाँ जो इस पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस नजर आ रहा होगा ना हर डिवाइस का, वो इस आईपी लेट्स सपोज ये आईपी एड्रेस है 1, ठीक है, और ये है आईपी एड्रेस 2, ठीक है। तो इस पूरे राउटर के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका आईपी एड्रेस आईएसपी को जो नजर आ रहा होगा वो होगा IP1, क्योंकि आईएसपी बाहर से इसको देख रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पर भी आईएसपी को जो एड्रेस नजर आ रहा होगा इस पूरे नेटवर्क का, वो सिर्फ IP2 नजर आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। लेकिन इंटरनली नेटवर्क में क्या हो रहा है कि हर डिवाइस का, ये जो 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं इनका अलग अलग आईपी एड्रेस है। तो अगर हम बाहर से देखें आईएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पूरे नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस है, लाइक यहाँ पर 3 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, इन सबका एक आईपी एड्रेस है, और यहाँ पर भी 3 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, इन सबका आईपी एड्रेस IP2 है और इसका आईपी एड्रेस IP1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनली देखें तो हर डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। डिवाइस 1 का लेट्स सपोज यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो वो जो आपकी बात है ना कि कोई दो, आपका जो क्वेश्चन था कि 2 डिवाइसेस का सेम आईपी एड्रेस हो सकता है, तो अगर हम इंटरनली नेटवर्क के अंदर अंदर देखें तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम आईएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि आईएसपी ने सिर्फ 2 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए ना, एक इस राउटर को और एक इस राउटर को, तो आईएसपी को लगेगा कि ये पूरा नेटवर्क एक आईपी एड्रेस है और ये पूरा नेटवर्क दूसरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिवाइसेस, ये जितने भी डिवाइसेस हैं उनका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, you're welcome। इसके अलावा अगर आपको मंडे या ट्यूसडे के सेशन से भी कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क टू। एक मिनट में इंटरनेट प्रोटोकॉल समझा दें। क्या? सॉरी, आवाज नहीं आई। हेलो? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। नहीं मैम, किसी का क्वेश्चन था, उनकी आवाज नहीं आई। मैम आई गेस दे वर सेइंग कि इंटरनेट प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया, उसको रिपीट कर दें। ओके।
इंटरनेट प्रोटोकॉल करता क्या है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनका अ, उनको डिफरेंट आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है। लेट्स सपोज जैसे कि अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, तो मैं उसी को देख, हाँ, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिवाइसेस बनाए। ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब भी ये डिवाइस किसी भी इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्या करेगा कि इनको एक अलग आई हर एक डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है। और क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो 32 बिट एड्रेस स्कीम पे वर्क कर रहा होता है, अगर IPv4 की बात करें, तो ये अपने बिट स्कीम के अंदर, मतलब इसके अंदर जितना जितनी गुंजाइश होगी उस हिसाब से ये उन एड्रेसेस को असाइन करेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जॉस्ट हो जाए सारी बिट्स, तो फिर हम IPv6 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा गुंजाइश है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस को हम नंबर कर सकते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम अक्सा, आप इधर हैं? जी मैम। तो आई हैव एंडेड माय लेक्चर फ्रॉम माय साइड। अगर स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन एंड। ये तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, हम Q&A कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम हफ्सा। माय नेम इज Sayyid Fasi and I am one of the moderators at iCode Guru. वंडरफुल सेशन मैम। सिंस हमारे पास टाइम है तो मैं भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी सेशंस जो कि रिसेंटली हुए हैं, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, सो यू कैन आस्क मी एज वेल। आई ट्राई टू आंसर इट। अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। सो मैम हफ्सा भी अवेलेबल हैं यहाँ पे और मैं भी अवेलेबल हूँ टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सर फसी। मैम अगर आप इजाज़त दें तो मैं लाइक Q&A कर लूँ स्टूडेंट्स के साथ। यस सर, या श्योर। श्योर। अभी जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से बताया गया था, तो मैं भी सुन रहा था। आप लोगों में से अगर कोई उसको रिपीट कर सकता है उस कॉन्सेप्ट को तो इट वुड बी रियली नाइस। अक्सर अगर आप ही रिपीट कर दें, लाइक आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है इससे, अक्सर में कोई समझाएं। अक्सर आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप सर का जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करें। यस, डोंट हेजिटेट। अगर आपको थोड़ी सी गलत अंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड वन ऑफ द मॉडरेटर्स फ्रॉम iCode ग्रुप। डोंट हेजिटेट। सर अभी सर आप स्लाइड शो कर दें। सर इसमें 32 बिट्स होती हैं, एड्रेस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस को अप्रोक्सीमेटली परफॉर्म करने के लिए। तो अभी V6 में जो होता है वो, हाँ, 128 बिट्स होती हैं एड्रेस की। तो वो
अनाउंस करते हैं यूनिक एड्रेस को लिमिटेड नंबर में। ग्रेट। और ये होता क्यों है एक्चुअली? आईपी क्यों दे रहे होते हैं? इस प्रोटोकॉल की जरूरत क्या थी? मैं बताऊं, क्योंकि ये जो है ये जी। हर डिवाइस को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इस राउटर से कनेक्ट के लिए। और हम हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों कर रहे होते हैं? क्यों, क्या हमें ज़रूरत है इस चीज़ की? क्योंकि हमें एड्रेस चाहिए होता है ताकि पता चले कि ये डिवाइस कौन सी है। एग्जैक्टली exactly. हमें अगर कम्युनिकेशन करनी है, फॉर इंस्टेंस अगर कंप्यूटर्स हमारे पास 5 हैं और हमारे पास सेकंड कंप्यूटर को फिफ्थ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो हमें पता होना चाहिए उस फिफ्थ कंप्यूटर का एड्रेस क्या है। तभी तो हम उसके ऊपर कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ तक मैसेज भेज सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। सो अगर आईपी एड्रेस नहीं पता होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होंगे किसी डिवाइस को, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सो दैट्स वाई द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट आंसर। um ओएसआई मॉडल्स के हवाले से, जो ओएसआई की 7 लेयर्स हैं, वो उसके बारे में कोई बता सकता है कि कौन सी फर्स्ट लेयर है? किसी ने अगर नोट डाउन किया हो। सर फर्स्ट लेयर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। सही है। प्रेजेंटेशन से पहले हमारे पास एप्लीकेशन होती है, अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है? अक्सा एनोमल को आप लोग, आपके अलावा कोई बताए? अच्छा, आप लोग अनम्यूट करके ये तो बता दें कि वेदर यू आर इन द क्लास और नॉट। हरम एंड दीपा, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट ये बता दें कि यू आर इन द क्लास। इकरा, आप बता सकते हैं? अच्छा, उन्होंने जो है वो आई गेस चैट के अंदर लिखा है। नहीं, पुरानी चैट है, 8 8 पे लिखा था उन्होंने। एप्लीकेशन में बेसिकली ये होता है जिसमें जो है वो ह्यूमंस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ। हम्म जो एप्लीकेशन चल रही है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जो एप्स वगैरह होती हैं उसे कहते हैं। यस। एंड देन उसके बाद कौन सी लेयर होती है? आप लोगों में से किसी ने नोट्स नहीं बनाए? प्रेजेंटेशन होती है यस, देन प्रेजेंटेशन होती है। और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है? जिसमें फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं सर ट्रांसलेट कर रिसीवर के लिए। अच्छा, किसी और ने भी अनम्यूट किया था। दे वर आल्सो टेलिंग अबाउट इट। कैन यू डू इट वंस अगेन प्लीज? सर रिपीट। अच्छा, आप चैट के अंदर लिखते हैं सिंस आपके माइक के अंदर एको हो रही है। बाकी हम लोग स्टूडेंट्स के तरफ पढ़ते हैं। इकरा यहाँ पे है, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर। ऑलराइट, आप जस्ट अपनी प्रेजेंस में जस्ट शो कर सकते हैं कि इट्स ओके अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हुई है, या यू नीड अ रिविजन, आपने नोट्स नहीं बनाए, दैट्स ऑल ओके। हम लाइक तैयारी इसकी पेपर्स की बाद में ही कर रहे होते हैं और अलग बैठ के ही कर रहे होते हैं। सो इट्स ओके अगर आपको जो है जहन में नहीं है, जस्ट शो योर प्रेजेंस। सर
थोड़ा एब्सेंट है आज, और श्वेरा और इकरा ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो प्रेजेंट है। ओके। एंड हमारे पास नेक्स्ट सन्ना एंड राबिया हैं, ये भी मीटिंग के अंदर, एंड जैनब एंड रीज़ हैं। यस सर। ऑलराइट, आई गेस फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये लाइक एक्टिव ही नहीं है, एंड इट्स ओके। हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यही करते थे कि लाइक हम भी ओपन करके छोड़ देते थे, बट इट्स रियली बैड बिकॉज यहाँ पे आई कोड गुरु के ऊपर जो हमने अभी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, टीचर्स बाकायदा इसकी प्रिपरेशंस करते हैं टॉपिक्स की, और जो है इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये आम हमारे क्लासरूम इन्वायरमेंट से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, और अ, इसकी खुली इजाज़त होती है कि आप जो है वो ऑन सेल्फ भी लर्न कर सको, और अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप भी अपनी क्लास के साथ शेयर कर सको। सो ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव हम लोग करने की कोशिश करते हैं यहाँ आई कोड गुरु के ऊपर। सो वी बिलीव कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दूसरी जगहों पर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और रात को सोया करें ताकि सुबह में क्लासेस ले लिया करें अ, खुले दिमाग के साथ। So I guess that's it. Some students were active. Ma'am, Aksa, if you're noting it, and we can facilitate them. बाकी थैंक्स मैम हफ्सा एंड ऑल द अदर मॉडरेटर्स जो इस कोर्स को बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। थैंक्स मैम अक्सा ऑल्सो। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अभी भी हमारी क्लासेस फिफ्थ वीक, फोर्थ वीक, सिक्स वीक, एट वीक का हमारा पूरा कोर्स है। तो प्लीज पार्टिसिपेट करें, क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, क्योंकि ये क्लासेस आप ही के लिए हैं। अगर आप ही इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे और टीचर का लेक्चर सही से नहीं सुनेंगे, तो हमारे लेक्चर डिलीवर करने का कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर फसी, और थैंक यू सो मच मैम हफ्सा, आपने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है। आप यकीन करें स्टूडेंट, ये तमाम लेक्चर्स जो डिलीवर होते हैं इनके पीछे टीचर्स की बहुत मेहनत होती है। एक एक लेक्चर बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर होता है। ये स्टूडेंट को हम सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड हो तमाम चीज़ें। बट चंद एक स्टूडेंट हैं जो क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं, जिनका मैं नेम भी बता सकती हूँ, बट बाकी के तमाम स्टूडेंट्स खामोश होते हैं। तो आई होप कि आप कल से ये नहीं करेंगे। कल आपका असेसमेंट है, अच्छे से तैयारी करें असेसमेंट की। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। जी अक्सा, आपने हैंड रेस किया है। आपने कल आपने कल कहा था कि मैं खुद प्रेजेंटेशन वाले बच्चों के नाम बताऊंगी। जी जी मैम, मैं वसीका को 3 स्टूडेंट्स के नाम बता दूंगी मैसेज पर। ठीक है, तो कल प्रेजेंटेशन के स्टूडेंट भी अपने प्रेजेंटेशन देंगे, और साथ साथ आपका असेसमेंट भी होगा, और सैटरडे को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 3 के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। ओके मैम। जी, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।